हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटना सार मैगजीन की। ये अर्धवार्षिकी मैगजीन थी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स दे रखा था। इसमें करंट अफेयर्स दे रखा हुआ है अप्रैल से लेकर आपके सितंबर तक का। ठीक है, अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक का इसमें करंट अफेयर्स दे रखा था। ये इस मैगजीन का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने एक अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी करके सबसे पहला पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 राष्ट्रीय, पार्ट 3 अंतर्राष्ट्रीय, पार्ट 4 में मैंने यूपी का जितना भी करंट अफेयर्स था उसको डिस्कस किया था। ये पार्ट 5 है जिसमें हम आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स दे रखा है फॉर्च्यून इंडिया की भारत के सबसे अमीरों की सूची। फॉर्च्यून इंडिया की 2022 के लिए सितंबर 2022 में जारी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अनुसार भारत में स्थित 142 अरबपतियों की संपत्ति सामूहिक रूप से 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 66.36 ट्रिलियन रुपए है। संपत्ति प्रबंधन फर्म वॉल्टर फील्ड एडवाइजर्स के सहयोग से बनाई गई पहली सूची मुख्य रूप से सूचीबद्ध फर्मों के उद्यमियों की संपत्ति पर आधारित है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के 10 सबसे अमीर, तो नंबर 1 पे हैं गौतम अडानी, लगभग 129.16 इनकी बिलियन 129.16 बिलियन इनकी क्या कहना चाहिए इनका पैसा है इनके पास। दूसरी बात में है मुकेश अंबानी, 94.57 बिलियन डॉलर्स इनके पास है। फिर है शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार, फिर राधा किशन दमानी, अजीज प्रेमजी, साइरस पूनावाला, शिव नादर, कुमार मंगलम बिरला, आदि गोदरेज परिवार 9वें नंबर पे है। और 10वें नंबर पे है शेखर बजाज, नीरज बजाज, राजीव बजाज और संजीव बजाज। ठीक है, इनके पास 15.21 बिलियन डॉलर पैसा है। सितंबर में ही एक अन्य व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वाधिक अमीरों की सूची में भारत के गौतम अडानी कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वह अधिक समय तक इस स्थान पर नहीं रह सके। फॉर्च्यून की नवीनतम सूची में गौतम अडानी 129.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया के 8वें सबसे अमीर और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 की शुरुआत करी। इसके तहत राजमार्ग, पोर्ट, विमानन समेत लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी मंत्रालयों के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ही पोर्टल के जरिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस नीति के जरिए देश में लॉजिस्टिक लागत घटाने पर काम किया जाएगा और उसे दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले रखा जाएगा। इस नीति के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग एवं एयर ट्रांसपोर्ट से होगा। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, दूसरे ईंधन की बचत होगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा करी थी। ठीक है, ये सबने याद करा था इस टाइम। इस नीति में सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आने वाले 10 वर्षों में लॉजिस्टिक सेक्टर की लागत को 10% तक कम करना है। सरकार देश की जीडीपी में लॉजिस्टिक लागत को मौजूदा 13 से 14% के अनुपात से नीचे लाने पर जोर देती रही है, जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश लॉजिस्टिक लागत पर जीडीपी के लगभग 8 से 9% खर्च करते थे। ये देश अपने विकसित लॉजिस्टिक संसाधन और व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भारत का भी यही लक्ष्य है कि लॉजिस्टिक को लागत प्रभावी बनाकर जीडीपी का खर्च कम किया जाए। लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का उद्देश्य इस सेक्टर को बढ़ावा देना है। भारत में फिलहाल लॉजिस्टिक लागत कुल जीडीपी यानी
सकल घरेलू उत्पाद का करीब 14% है। सरकार लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी का 9 से 10% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत देश भर में माल की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, कागजी कार्रवाई को आसान बनाया जाएगा और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी। इस सेक्टर में सुधार से माल ढुलाई लागत में 10% की कमी आएगी। इससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि हो सकती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का सीधा मतलब माल ढुलाई का लागत में कमी लेके आना है। ठीक है, जब फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसे ग्राहक तक पहुंचाने की इस के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो फैक्ट्री में बन गया उसको मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी लॉजिस्टिक होता है उसी को तो बोलते हैं माल ढुलाई। इसे लॉजिस्टिक माल ढुलाई बोलते हैं। इस पर आने वाले खर्च को लॉजिस्टिक कॉस्ट या माल ढुलाई खर्च कहा जाता है। माल ढुलाई की लागत में कमी के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति को नेशनल लॉजिस्टिक नीति कहते हैं। भारत का लॉजिस्टिक कारोबार लगभग 160 अरब डॉलर का है। 2 करोड़ से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है रेलवे का भूमि को पट्टे पर देने और 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिए पट्टे पर देने की नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल के 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद माल ढुलाई सेवाओं में कम से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए राजस्व की प्राप्ति की उम्मीद है। इन 300 टर्मिनलों की स्थापना से 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 90,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि संशोधन से रेलवे की लैंड को लीज पर देने से सभी के लिए अधिक से अधिक कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे। रेलवे के अतिरिक्त कार्गो ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई से राजस्व पैदा करने में उसकी भागीदारी और बढ़ेगी। लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। सरकार के इस कदम से माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है अडानी समूह का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 70 अरब डॉलर का निवेश। बंदरगाह से बिजली, पोर्ट टू पावर में कार्यरत अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 70 अरब डॉलर के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखाने लगाएगा। एशिया के सबसे धनी कह लीजिए सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने यह जानकारी सितंबर 2022 को दी। समूह का लक्ष्य 2030 तक दुनिया का शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना है। हाल ही में गौतम अडानी ने USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करने के बाद कहा कि अडानी समूह पहले ही 70 अरब डॉलर जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। इससे हम भारत में 3 गीगा कारखानों का विनिर्माण करेंगे जो दुनिया के सबसे एकीकृत हरित ऊर्जा मूल श्रृंखलाओं में से एक है। ये गीगा फैक्ट्रियां पॉली सिलिकॉन से सौर मॉड्यूल तक विस्तारित होंगी। गौतम अडानी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के अडानी समूह के पास 45 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी। अभी समूह की क्षमता 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की है। इससे समूह 2030 तक 30 लाख टन हाइड्रोजन क्षमता भी जोड़ पाएगा। इससे पहले अडानी समूह की प्रतिद्वंदी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा में निवेश के लिए 5 गीगा कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने 1.54 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 94,000
94,000 करोड़ रुपए की डिस्प्ले निर्माण इकाई पर तथा 60,000 करोड़ सेमीकंडक्टर निर्माण पर खर्च होगा। वेदांता फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम की डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। इस संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 60-40% होगी। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के द्वारा 13 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया। यह संयंत्र 2 सालों में उत्पादन शुरू कर देगा। सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स का प्रयोग डिजिटल उपभोक्ता उत्पादों में आवश्यक टुकड़े के रूप में होता है। इसका प्रयोग कारों से लेकर मोबाइल फोन और ATM कार्ड तक के उत्पादन में किया जाता है। भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य वर्ष 2021 में 27.2 अरब डॉलर था। इस क्षेत्र के 19% की सालाना वृद्धि दर के साथ वर्ष 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इनमें से कोई भी चिप्स अब तक भारत से निर्मित नहीं है। इस संयंत्र से स्थापित होने के बाद लगभग 1 लाख नए रोजगार के अवसर का सृजन होगा। गांधीनगर में 13 सितंबर को आयोजित समारोह में रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष का लॉन्च किया गया है। 8-9 सितंबर 2022 को विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। महामारी को रोकथाम, तैयारियां और प्रतिक्रिया के लिए विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 से निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। साथ ही यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर निवेश व तकनीकी सहायता के जरिए महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने में सहायक होगा। वित्तीय मध्यस्थता कोष FIF वैश्विक विकास समुदाय को स्वतंत्र रूप से संचालित बहु योगदानकर्ता सहयोग मंच प्रदान करता है। यह फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। इसके तहत 1.4 बिलियन से अधिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा की जा चुकी है। FIF वित्त पोषित जूनोटिक रोग निगरानी जैसे क्षेत्रों में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में मददगार होगा। फंड के गवर्निंग बोर्ड में WHO के नेतृत्व वाला तकनीकी सलाहकार पैनल होगा। इसे वित्तीय विषयों पर केंद्रित महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता जुटाने तथा विकास प्राथमिकताओं हेतु सामूहिक कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक FIF के केंद्र में एक प्रकार का ट्रस्ट फंड होता है जिसके लिए विश्व बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट है पार्ले, भारत का नंबर 1 FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड हो चुका है। ठीक है, बिस्किट ब्रांड पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। कांतार इंडिया की हाल ही में जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना हुआ है। कांतार इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कंज्यूमर रीच पॉइंट CRP के आधार पर 2021 में सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले ब्रांड्स को इन्होंने करा है। तो FMCG ब्रांड को शामिल किया है। 2020 की तुलना में 2021 में पार्ले ने कंज्यूमर रीच पॉइंट में 14% की बढ़ोतरी हासिल की है। CRP को कंज्यूमर की तरफ से की गई वास्तविक खरीद और एक कैलेंडर ईयर में इन खरीदारी के फ्रीक्वेंसी के आधार पर मापा जाता है। पार्ले बिस्किट के बाद इस लिस्ट में अमूल आता है, ब्रिटानिया प्लस आता है,
फिर है क्लिनिक प्लस आ रहा है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इनके प्रोडक्ट शामिल हैं। पार्ले 6531 मिलियन के कंज्यूमर रीच पॉइंट के स्कोर के साथ 10वें साल भी टॉपर बना हुआ है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। तो ये सब बड़ी इतना डेटा आता रहता है ना, तो कंफ्यूजिंग बड़ा हो जाता है। अब जैसे ये ब्लूमबर्ग की है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स द्वारा अगस्त 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी 137 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह पहली बार है जब किसी एशियाई व्यक्ति ने दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है। गौतम अडानी समूह के सह संस्थापक हैं, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर होने के साथ ही सबसे बड़ा कोयला व्यापारी भी हैं। अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा 31 मार्च 2021 तक 5.3 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया है। गौतम अडानी ने मैग्नेट वेनॉर्ड अर्नॉट लग्जरी फैशन बाजार में फैशन उत्पाद में शीर्ष पर को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर इंसान बने हैं। सूची में पहले 2 स्थानों पर टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ये दोनों थे। इस लिस्ट में शामिल शीर्ष 10 अमीर लोगों की पूरी लिस्ट दे रखी है। एलन मस्क नंबर 1 पे है, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गौतम अडानी है, चौथे नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट, नंबर 5 पे है बिल गेट्स, फिर नंबर 6 पे है वॉरेन बफेट, नंबर 7 पे है लैरी पेज, 8 पे है सर्जी ब्रिन, 90 पे है स्टीव वेलामेर और 10वें पे है लैरी एलिसन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी में 13.5% व जीबीए में 12.7% की वृद्धि। ठीक है, अब बस इतना ही जान लो। ये क्वेश्चन ना कहीं पूछा जाएगा, हम बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही जान लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा घुस के नहीं देखेंगे, कोई मतलब का नहीं है, इतना फर्जी का डेटा ही डेटा है। नेक्स्ट है आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट में पुनः बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ने एक बार पुनः विकास की अपेक्षा मुद्रास्फीति पर ही ध्यान केंद्रित किया है तथा मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के नीचे बनाए रखने के लिए नीतिगत रेपो रेट में 0.50% बिंदु की एक और वृद्धि अगस्त 2022 में की है। यह वृद्धि मौद्रिक नीति वृद्धि वर्ष 2022-23 की मौद्रिक नीति की तीसरी समीक्षा के तहत की गई है, जिससे यह दर 4.90% से बढ़कर अब 5.40% हो गई है। मई 2020 से अप्रैल 2022 तक रेपो रेट को 4% की दर पर ही बनाए रखते हुए तरलता में वृद्धि को प्रोत्साहन आरबीआई ने दिया था, जिससे कोरोना महामारी व अन्य चुनौतियों से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अवसर मिला। किंतु इस प्रयास में मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2022 में 6.01%, फरवरी 2022 में 6.07% रहने के पश्चात मार्च 2022 में 6.95% व अप्रैल 2022 में 7.79% के चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई थी। इसके चलते मई 2022 में मौद्रिक नीति समिति की आपात बैठक बुलाकर रेपो रेट को 4.00 से बढ़ाकर 4.40% करने का निर्णय लिया गया था। बाद में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 6 से 8 जून 2022 की इस बैठक में इस दर में 0.50% बिंदु की पुनः वृद्धि कर दी गई, जिससे रेपो रेट जहां 4.40% से बढ़कर अब कितना 4.90% हो गया था। बाद में मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 अगस्त 2022 की बैठक में रेपो रेट में 0.50% बिंदु की एक और वृद्धि कर दी गई। तो इससे क्या हो गया, 4.90 से बढ़कर अब ये 5.40% हो गया है। अन्य संबंधित दरों में भी इतनी ही वृद्धियां इसके साथ हो गई हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MISF ये 5.15 से बढ़कर 5.65% हो गई है। बैंक दर भी 5.15% से बढ़कर 5.65 हो गया है। स्टैंड डिपॉजिट फैसिलिटी SDF रेट 4.65% से बढ़कर 5.15% हो गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें। एक तो होता है रेपो रेट, जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट,
वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। नकद आरक्षित अनुपात, जमा राशि का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, उसको नकद आरक्षित अनुपात बोला जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को आरबीआई ने पहली बार 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा के तहत ही शुरू किया था। अर्थव्यवस्था में सरप्लस तरलता को अवशोषित करने के लिए अति अल्पकालिक जमाओं के लिए बैंकों को यह दर रेपो रेट से 0.25% बिंदु नीचे ही रहेगी। इस प्रकार अप्रैल 2022 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा के समय यह 3.75% थी। ठीक है, फिर आगे वो सब डेटा दे रखा है। फिर है 5 अगस्त 2022 की नीति के तहत नहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35%, नगद आरक्षण अनुपात CRR 4.50%, साविधिक तरलता अनुपात SLR ये 18% है। फिर 2022-23 में प्रमुख बैंकिंग दरें प्रतिशत अगस्त 2022 की स्थिति बता रहा है। तो रेपो रेट 5.40, रिवर्स रेपो रेट 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.15, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.65, बैंक रेट 5.65, नगद आरक्षण अनुपात CRR 4.50 और सावधिक तरलता अनुपात 18%। ठीक है, तो ये ज़्यादातर 18% ही रहती है। आपको कम से कम रेपो रेट तो याद ही करना वाला, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। कृषिगत उपजों के कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुपात। फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के चौथे अग्रिम अनुपात फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 17 अगस्त 2022 को जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 315.72 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। संदर्भित वर्ष 2021-22 में चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, सरसों व गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पूर्व इस वर्ष के कृषिगत उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुपात इस डेट को दिए गए हैं। इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक एक फसल का दे रखा है कि इस फसल को इतना हुआ है, इस फसल में उतना हुआ है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। चौथे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान कितना है। कुल खाद्यान्न 315.72 मिलियन टन, एक बार को ये याद कर लेना है। चावल का प्रोडक्शन 130.29 मिलियन टन, ये भी एक बार को याद कर लेना है। गेहूं का 106.84 मिलियन टन, एक बार इसको भी याद कर लेना है। पौष्टिक मोटे अनाज 50.90 मिलियन टन, मक्का इतना हुआ, दलहन इतना हुआ, पूरा डेटा दे रखा है। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपीपीसीएस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, कुल खाद्यान्न पूछ लेता है, एमएसपी पूछ लेता है, एमएसपी की वैल्यू पूछ लेता है, लेकिन कितना प्रोडक्शन हुआ ये सब कभी आज तक नहीं आया, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतना डाटा नहीं याद हो पाएगा हमसे। ठीक है, याद कर भी लोगे तो कन्फ्यूजन में कोई और क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। एक बार आपकी स्क्रीन में है, आपको याद करने का मन हो तो आप याद कर लो, इसको मैं नहीं पढ़ने जा रहा। ठीक है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, किसको किसका कितना प्रोडक्शन है। बस मैं ये कह रहा हूँ टॉप 3 याद कर लो, कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें पूरा बस वही डेटा दे रखा है, गन्ना प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन, दालों का अनुमान कितना है, सब देख रहे हैं। डेटा ही डेटा है, इतना डेटा है कि मतलब पगला जाओगे याद करते करते हैं। तो इतना ज़्यादा डेटा याद नहीं करना है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ब्लूमबर्ग के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आकार के मामले में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी आंकड़ों और मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर था। इस अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर था। ठीक है, तो 5वें नंबर पर आ गए हम। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुसार
अपनी बढ़त को और मजबूत करेगा, क्योंकि ब्रिटेन राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना के बाद मंदी का सामना कर रहा है। वहीं भारत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी में 13.5% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले एक साल में सबसे अधिक है। इस तिमाही में यह वृद्धि दर हासिल करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। हालांकि वृद्धि दर 2 अंकों में अवश्य है, लेकिन आरबीआई और अन्य एजेंसियों के अनुमानों से कम है। आरबीआई की माने तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा घटकर 4% रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 4% से अधिक रहने की आशा नहीं की जा सकती। फिर तो आरबीआई द्वारा अनुमानित 7.2% का स्तर भी दूर रह जाएगा। इसी आधार पर वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में अपनी जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया है। सिटी ग्रुप ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना अनुमान पहले के 8% से घटाकर 6.7% कर दिया है। एसबीआई ने भी वृद्धि दर का अनुमान 7.8 से घटाकर 6.8% कर दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन, अब ये भी एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन कौन है? विवेक देवराय। ठीक है, इनका भी नाम हमें याद रखना है। ने कहा है कि अगर भारत की जीडीपी अगले 25 वर्ष तक लगातार 7 से 7.5% की दर से बढ़ती है तो 2047 तक भारत उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल इन्होंने अपना थ्योरी दिया है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब किसको पता था कोविड आने वाला है? अगर ऐसा होता है तो 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 20 लाख करोड़ डॉलर और इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $10,000 होगी। वैसे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इसे 25 वर्ष तक बरकरार रखना कठिन जरूर है। ऐसे में विकसित भारत बनने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि की सख्त जरूरत है। विवेक देवराय के अनुसार अगले 25 वर्षों तक लगातार 7% वृद्धि दर रहने पर ही 2047 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $10,000 प्रति वर्ष होगी। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी भी $47,000 प्रति वर्ष से ऊपर है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,500 है। आजादी के अमृत काल में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2 अंकों की वृद्धि दर हासिल करना भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रतिबिंबित करता है। परंतु चालू खाता घाटा, महंगाई, इस टाइम महंगाई की जो मार है ना, जहाँ जितना ग्रोथ कर लो, यदि महंगाई आपके सिस्टम में है तो कोई भी उस ग्रोथ का मतलब नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते थे, आप 200 रुपये कमाने लगे, लेकिन यदि महंगाई भी आपकी दुगनी हो गई तो कोई मतलब नहीं रहा, जितना भी कमा लो सब खत्म है। ठीक है, तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है आरबीआई का। मतलब ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्या आता है? जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह हैं वो तो सब कंट्रोल करना ही है, लेकिन इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना आरबीआई का बहुत बड़ा टास्क है। विनिर्माण, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के मोर्चे पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। अगर भारत को अपनी तीव्र वृद्धि दर बरकरार रखनी है तो अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों की पहचान कर उन्हें मजबूत करना होगा। नेक्स्ट है, भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये कहना है एसबीआई का। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी है एसबीआई ने। उसने कहा है कि 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत स्टेट बैंक की हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान लगाया है। यह रिपोर्ट भारत स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी को और संभवतः 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से काफी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष वार्षिक आधार पर डॉलर के संदर्भ में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। अब भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे रह गया है। नेक्स्ट है, विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में भारत शीर्ष स्थान पर है। भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं और इस मामले में वह शीर्ष स्थान पर रहा है। डब्ल्यूएचओ की शरणार्थियों और प्रवासियों पर जुलाई 2022 में जारी पहली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज दुनिया में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी करीब 1 अरब प्रवासी हैं। डॉलर के रूप में विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष 5 देश भारत हैं, चीन है, फिर मैक्सिको है, फिर फिलीपींस है और फिर मिस्र है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में 87 अरब डॉलर प्राप्त करने के साथ भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में है। वहीं चीन और मैक्सिको ने 53 अरब डॉलर और फिलीपींस ने 36 अरब डॉलर तथा मिस्र ने 33 अरब डॉलर प्राप्त किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भी धन प्रेषण बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन कोविड-19 संकट के कारण चुनौतियां भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर स्रोत की बात की जाए तो अमेरिका धन प्रेषण का इस अवधि में सबसे बड़ा स्रोत रहा। इसके बाद क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड का स्थान रहा है। वर्ष 2021 में आर्थिक सुधार ने वर्ष 2020 में देखे गए प्रेषण प्रवाह के लचीलेपन का अनुसरण किया, जो कि सबसे गहरी विश्व मंदी के कारण मामूली 1.7% घटकर 549 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह। 22 जुलाई 2022 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया, जो 100% लैंड लॉर्ड पूर्ण स्वामी बंदरगाह मॉडल लागू है, जिसमें सभी गोदियों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मॉडल पर किया जा रहा है। लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक विनियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां शामिल हैं। इस मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का मालिकाना हक अपने पास रखता है, जबकि बुनियादी ढांचे की निजी फर्में को पट्टे पर दे दिया जा सकता है। भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी सार्वजनिक भागीदारी ट्रिपल पी प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जेएनपी से की गई। परिणाम स्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार हुआ। पीपीपी प्रणाली के तहत रियायत देने वाले प्राधिकरण और रियायत पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा, जिसने इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिए। प्रमुख बंदरगाहों के मद्देनजर पीपीपी परियोजनाओं के विकास पर इस समझौते का जबरदस्त प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट है, नवी मुंबई स्थित जेएनपी देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में एक है तथा विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर आता है, जैसा कि लॉयड लिस्ट 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट में दर्ज है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल में कुल 680 मीटर लंबाई, 15 मीटर तली के साथ 2 गोदियां हैं, जिन्हें इस पीपीपी अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए सौंप दिया जाएगा। जेएनपीसीटी वर्तमान में 9000 टीईयू
20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता वाले जहाजों को संभाल रहा है और उन्नयन के साथ यह 12,200 TEU क्षमता वाले जहाजों को संभाल सकता है। बंदरगाह पर RMQC रेल अवधि को 20 मीटर से बढ़ाकर 30.5 मीटर करने का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए कुल 872 करोड़ रुपए की लागत से रियायतकर्ता द्वारा निवेश किया जाएगा। रियायतकर्ता को PPP आधार पर इस टर्मिनल का उन्नयन, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण करना होगा। यह परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में हाल ही में शेयर मार्केट में सूचीबद्ध जीवन बीमा निगम LIC को शामिल किया गया है। वहीं सूची में मार्केट कैप के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 51 स्थान की छलांग लगाई है। LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है। LIC को सूची में 98वां स्थान मिला है। सूची में LIC का पहला आउटिंग है जो सूचीबद्ध कंपनियों को बिक्री के आधार पर रैंक करता है। ग्लोबल 500 की सूची में शामिल कुल 5 भारतीय कंपनियों में 5 राज्य के स्वामित्व वाली फर्म हैं तथा 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। टाटा समूह समर्थित ऑटोमोबाइल और स्टील फ्लैगशिप कंपनियां भी सूची में शामिल हैं, जबकि SBI एकमात्र बैंक है जिसे सूची में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2022 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 51 स्थान की छलांग लगाकर 104वें नंबर पर पहुंच गई है। 93.98 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस 19 वर्षों से सूची में शामिल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पर पहुंच गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 16 स्थान का सुधार कर 190 स्थान पर है। इस सूची में टाटा समूह की 2 कंपनियां टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जो भी रैंक है उस पर है। फिर है राजेश एक्सपोर्ट्स सूची में 437वें स्थान पर है। भारतीय स्टेट बैंक 17 स्थान के बढ़त के साथ 236वें स्थान पर है और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL 19 स्थान की छलांग के साथ 295वें स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट शीर्ष पर है, वहीं दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन है, जबकि शीर्ष 5 कंपनियों में 3 चीन की हैं, जिसमें स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना तीसरे, चाइना नेशनल पेट्रोलियम चौथे और सिनोपेक ग्रुप 5वें स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मिले कुल राजस्व के आधार पर रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट है देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई 2022 को सूरत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट बोला जा रहा है, गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का उद्घाटन किया। गिफ्ट सिटी में स्थापित इस एक्सचेंज में सभी कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में सूचीबद्ध हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत राशि लगभग 200 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 2024 में पूरा होगा। IFSCA वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के निर्माण और परीक्षण के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में केंद्रीकृत नियामक निकाय है। फिर बाकी तो उन्होंने पूरी वही कहानी दे रखी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे नीचे दे रखा है। केंद्रीय बैंक RBI के रिजर्व में भी बुलियन शामिल होता है। इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी इसे अपने पास रखते हैं।
इस अवसर पर ये इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा गिफ्ट सिटी में भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई। एनडीबी ब्रिक्स बैंकों पर एनडीबी ब्रिक्स देशों पर संघाई स्थित बहुपक्षीय बैंक है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में भी हो सकता है, हो सकेगा कहना चाहिए, ब्रिटेन में भी हो सकेगा यूपीआई के द्वारा पेमेंट। ठीक है, तो अब इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ब्रिटेन में भी आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट दे रखा है, जुलाई 2021 में भूटान पहला ऐसा देश था जिसने यूपीआई को अपनाया था और रुपे कार्ड में भुगतान को मंजूरी दी थी। इस साल फरवरी में यूपीआई का विस्तार नेपाल में भी हुआ, जिससे रियल टाइम डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो भूटान, नेपाल, अब तो यूएई भी हो चुका है, ब्रिटेन भी हो चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हो चुके हैं जहां पर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, एसबीआई की स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से समर्थित पहली शाखा का उद्घाटन 17 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में किया है। ठीक है, बस इतना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे बस उसको फर्जी में कहानी लिखी है। एसबीआई के अनुसार बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित यह शाखा शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने तक स्टार्टअप कंपनियों को स्थापना के लिए शुरुआती चरण में उद्यमियों को वित्तीय समर्थन देगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत कहानी दे रखा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप पूरा भर भर के कहानी दे रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब इस पर देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा 11 जून 2022 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2022 जारी किया। ठीक है, पहली चीज तो ये क्या है कि कौन जारी करता है? स्विट्जरलैंड में स्थित एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आईएमडी, जिसने ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2022 जारी किया है। करता क्या है इसमें? आईएमडी द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग का आकलन प्रति वर्ष किया जाता है। इस वर्ष विश्व के 63 देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई, जिसमें यूरोपीय देश डेनमार्क शीर्ष पर रहा। डेनमार्क नंबर 1 पे रहा। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सूचकांक में सबसे निम्न सबसे घटिया रैंकिंग वेनेजुएला को दी गई, नंबर 1 पे था, डेनमार्क दे रखा है। और यदि हम भारत की बात करी जाए तो यहाँ पर है, ये है 63 देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में भारत को 37वां स्थान दिया गया है। तो हमें बस इतना याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। इंडिया की रैंकिंग 37वीं, नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर लास्ट पे वेनेजुएला। इंस्टीट्यूट कौन है? इंस्टीट्यूट का नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, और इस इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आता है कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब दे रखा है, रैंकिंग में शामिल शीर्ष 10 देशों की पूरी सूची दे रखी है। तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, बाकी भी नाम दे रखे हैं, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना कंफ्यूज होगे। जो पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ उतना रटो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो रैंकिंग है नंबर 1 पे डेनमार्क पे। हमने इंडिया की रैंकिंग देखी ली, इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया की रैंकिंग थी 28। ठीक है, नंबर 1 डेनमार्क और इंडिया की रैंकिंग 28। जैसे और भी सब दे रखा है, 63वां स्थान वेनेजुएला को दिया गया है, 62वें स्थान पर अर्जेंटीना है। जितना भी पढ़ना हो पढ़ते रहो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना डिस्कस कर दिया गया है। अब भारत में विद्युत उत्पादन पर विद्युत मंत्रालय के आंकड़े इन्होंने दिए हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा बिजली विद्युत उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, ये मेंस में कहीं भी लिख सकते हो
क्योंकि जहाँ भी आप क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात कर सकते हो ना, वहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि भारत में विद्युत उत्पादन की कितनी ज़रूरत है, कि हम अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है। तो ये मेंस में कहीं ना कहीं इसको घुसाया जा सकता है क्लाइमेट चेंज पे, या फिर हम जहाँ भी आपको एनर्जी क्राइसिस वाली चीज़ आती है वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आराम से। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत में कितनी थी? लगभग इतनी 4,03,760 मेगावाट, जिसको बोल सकते हो 403.76 गीगावाट। ठीक है। वित्त मंत्री श्री आर के सिंह ने 28 जुलाई 2022 को लोकसभा में बताया कि देश में विद्युत की पीक आवर मांग को 215.89 गीगावाट ही वाट है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा उन्होंने बताया कि भाई ऐसी चीज भी है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, लेकिन ये डेटा 30 जून 2022 तक का है। और हमको यहाँ पे ये चीज थोड़ा याद करनी है कि जो हम कोयला कोयला है, फॉसिल फ्यूल जिसमें कोयला वगैरह मैटर करता है, तो उससे हम इतना मेगावाट डेवलप करते हैं। लेकिन टोटल यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, ऊपर से दिखा देता हूँ मैं, कुल क्षमता में हिस्सा 50% हम कोयले से ही अभी बना रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन से ही हम बना रहे हैं। फिर लिग्नाइट से 1.7%, गैस से 6.22%, तेल से 0.1%। तो कुल जीवाश्म ईंधन, ठीक है, टोटल फॉसिल फ्यूल से हम अभी भी 58.5% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है। यदि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बात की जाए, गैर जीवाश्म ईंधन, उसमें हम 39.7% है। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। यदि इसमें भी बाइफरकेशन किया जाए, बाइफरकेशन बोले तो यदि हमें ये देखना हो कि हाइड्रो, पवन, सौर, इन सब का कंसीडर किया जाए तो कितना है, हमको हाइड्रो से मिल रहा है, जल विद्युत से मिल रहा है 11.6%। ठीक है। पवन से मिल रहा है हमको 10.1, सोलर से मिल रहा है 14.3, बायोमास विद्युत से मिल रहा है 2.5, वेस्ट टू एनर्जी से 0.1, लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं उससे 1.2%, और इसमें नाभिकीय और जोड़ दिया जाए तो 1.7% है केवल। और कुल गैर जीवाश्म ईंधन वाला हमारा 41.5% हो गया। ठीक है। तो आपका सबको जोड़ दिया जाए तो 100% हो जाता है। आगे बात करी जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो केंद्रीय क्षेत्र से लगभग हमको 24.6%, राज्य क्षेत्र से 26%, निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर से 49.5% मिल रहा है, और सबका योग कर दिया जाए तो 100% है। ठीक है। तो प्राइवेट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और भी सब ये सब डेटा ही दे रखा है इसमें, जो वहाँ पर मैंने चार्ट में देखा है ना, उसी को इन्होंने पूरा समराइज कर रखा है। तो उसको छोड़िए, आप चार्ट बस याद कर लीजिए। ये चार्ट है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से मैं रुके जा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये हमारा कुल जीवाश्म ईंधन वाला 58.5% तक इस तरह से ये हो जाएगा। और यदि गैर जीवाश्म ईंधन वाली बात की जाए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपने। और यदि इसका भी एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि हमें ये दिखाना हो भाई प्राइवेट सेक्टर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका भी आप थोड़ा बहुत डेटा कहीं ना कहीं मेंस वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आप वही सब उसने थ्योरी में समझाया है, इतना बड़ा दिमाग नहीं खराब करना उसमें। हम चार्ट को अच्छे से समझ लिया है, उसी को याद करेंगे। वैसे भी प्री में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका उपयोग मेंस में जरूर हो सकता है। नेक्स्ट है 2021-22 के दौरान जैव अर्थव्यवस्था में 14.1% की बढ़ोतरी। ठीक है। अर्थव्यवस्था के भावी विकास में जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी की भूमिका एवं योगदान को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल BIRAC ने वर्ष 2022 की अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 19 जुलाई 2022 को जारी की। अर्थव्यवस्था के लिए बायोटेक सेक्टर के योगदान से संबंधित आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2020 में 70.2 अरब डॉलर था,
जो 2021 में 80 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इस प्रकार 2021 में 14.1% की बायो इकोनॉमी ने जो कहना चाहिए वृद्धि दर्ज करी है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ब्लर भी है तो उसमें दिमाग नहीं खराब करना है, केवल इतना हमें जान लेना है कि 14.1% की जैव अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की गई है 2021-22 के लिए। नेक्स्ट है मार्च 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, कितना विदेशी ऋण है हमारा भारत पर मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने सितंबर 2022 से भारत की विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थित रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया गया। इसके अलावा विदेशी ऋण पर रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून 2022 को जारी विदेशी ऋण पर रिपोर्ट में काफी समानता है। मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2021 के अंत में 573.7 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 47.0 अरब डॉलर मतलब 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 2021-22 के से कंपैरिजन की जाए तो। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपए व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही। डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं होती तो 2021-22 में विदेशी ऋण में वृद्धि 47.1 अरब डॉलर के स्थान पर 58.5 अरब डॉलर की होती। मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 19.9% था। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जो विदेशी ऋण है वो भारत की जीडीपी का खुद की जीडीपी का 19.9% है, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2021 के अंत में 21.1% था। मार्च 2021 के अंत में भारत पर 620.7 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 499.1 अरब डॉलर व अल्पकालिक ऋण 121.6 अरब डॉलर था। मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के अंत में दीर्घकालिक ऋण में 5.6% की वृद्धि दर्ज हुई। वहीं पे अल्पकालिक ऋण में 20.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी दे रखा है इंफॉर्मेशन। क्या मार्च 2022 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 80.4% भाग दीर्घकालिक ऋणों का, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग 19.6% था। आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 53.2% भाग डॉलर में निरूपित था। दूसरे स्थान पर 31.2% भाग भारतीय रुपए में, 6.6% भाग एसडीआर में, 5.4% जापानी येन में तथा 2.9% भाग यूरो में निरूपित था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात डेब्ट सर्विस रेशियो निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों व ब्याज की अदायगियों मार्च 2021 के अंत में 8.2% था, जो घटकर मार्च 2022 में 5.2% हो गया। मार्च 2022 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कुल विदेशी ऋणों के 97.8% थे, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2021 के अंत में 100.6% थे। तो इन्होंने पूरी जो ऊपर लिखा है उसी को यहाँ पर समराइज कर दिया गया है। कुल विदेशी ऋण कितना है, ये मार्च 2022 तक की बात कर रहा है। कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर, दीर्घकालिक ऋण इसमें 499.1 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग कितना है, 80.4% है। अल्पकालिक ऋण कितना है, 121.6 अरब डॉलर है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग कितना है, 19.6% है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण कितना है, 19.9% है। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का भाग मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना 8.3%, डॉलर मूल्य में 53.2, रुपए मूल्य में 31.2, एसडीआर में 6.6 और येन में 5.4 और यूरो में 2.9% हमारा ऋण है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें यह भी लिखा है कि क्रॉस कंट्री परिपेक्ष में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, जो विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है।
विभिन्न ऋण भेदताओं संकेतों के संदर्भ में भारत की स्थिरता निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में एक समूह के रूप में है और उनमें से कई से तो व्यक्तिगत रूप से भी बेहतर हैं। अब बात की गई है विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में 11 से 17 जून 2022 में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन मूलतः 15 जून तक के लिए ही था, किंतु विभिन्न मुद्दों पर विवाद के चलते इसे 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। संगठन के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? वाणिज्य मंत्री हमारे पीयूष गोयल, इन्होंने किया था। ठीक है। कोरोना से महामारी से उत्पन्न जो समस्याएं, प्रस्तावित मछुआरा सब्सिडी समझौता, ई कॉमर्स को सीमा शुल्क में दी जा रही छूटें व कृषि सब्सिडी आदि के अतिरिक्त WTO में सुधार आदि इस सम्मेलन की चर्चा के प्रमुख बिंदु थे। मछली पालन के मामले में विकसित देश जहां सब्सिडी को समाप्त करने के पक्ष में थे, भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ 25% सब्सिडी को बनाए रखने का पक्षधर था। ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि खाद्य उपजों के सार्वजनिक भंडारण पर विकसित देशों की आपत्तियों को निधनों के लिए खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए टालने में भारत सफल रहा। ठीक है। तो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से कहते हैं कि तुम लोग जो एक जैसे हम लोगों के यहाँ तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं, किसानों से MSP के थ्रू उनसे कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, अन्न का, और उसको बहुत सब्सिडाइज इसमें हम लोगों को देते हैं। तो विदेशियों को कहना है, उनका कहना है कि भाई एक तो तुम सब्सिडी वैसे भी दे रहे हो, तुम यूरिया में सब्सिडी दे रहे हो, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो, या तो तुम ये वाली सब्सिडी दे लो या फिर लोगों को सस्ते में दे लो। तुम यहाँ भी सब्सिडी देते हो और वहाँ भी सब्सिडी देते हो, तो डबल फायदा उठा रहे हो। तो इस चीज़ को बंद करो। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज कहती है कि भाई हमें अपना फूड सिक्योरिटी भी तो देखनी है, अब लोगों को भूखा थोड़े मारेंगे तुम्हारे स्टैंडर्ड को बनाने के चक्कर में। तो उन सब चीज़ों में भारत फिर से एक बार सफल रहा, ये ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूरी मीटिंग्स बताई है कब कहाँ क्या हुआ था। तो यहाँ पे इतना जान लीजिए 10 से 17 जून 2022 वाली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। 2022-23 के लिए खरीफ उपजों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है। 2022-23 की खरीफ की उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की घोषणा सरकार ने 8 जून 2022 को की थी। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। दालों व तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों को विशेष लाभप्रद बनाने का प्रयास नए समर्थन मूल्यों में किया गया है। जो आपका इसके लिए नाइजर सीड तिल, उड़द व अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अधिक वृद्धि इस वर्ष देखी गई है। ठीक है। तो अब देखो बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, हम उस पूरी थ्योरी में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम सीधा इस टेबल पे आ जाते हैं। जो वहाँ लिखा है वो यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। ठीक। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो धान सामान्य 2021-22 में लगभग हमारा 1940 रुपए था। इसको 2022-23 के लिए 2040 रुपए कर दिया है। एक तरीके से कितना 100 रुपए की वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो अब हम पुराना नहीं, केवल लेटेस्ट वाला डेटा याद करेंगे क्योंकि उसी में कंफ्यूजन हो जाता है फिर। धान सामान 2040 रुपए 2022-23 के लिए MSP दिया गया है। धान ग्रेड 1 2060 रुपए, ज्वार हाइब्रिड 2970, ज्वार मल डांडी 2990, बाजरा का दिया है 2350, रागी का है 3578, मक्का का है 1962, तूर अरहर की दाल को 6600 रुपए, मूंग की दाल 7755, उड़द 6600, मूंगफली 5850, सूरजमुखी बीज 6400,
फिर 6400, फिर सोयाबीन पीला 4300, तिल 7830, नाइजर सीड 7287, कपास मध्यम रेशे के लिए 6080 रुपये और कपास लंबा रेशे के लिए 6380 रुपये। ये सब इसमें दिया जाएगा, इतना एमएसपी है। ठीक है, अब पिछले साल कितना था उससे कंपैरिजन करने के चक्कर में चीजें याद नहीं हो पाएंगी। कम से कम देखो भाई, इतना तो याद करना पड़ेगा हमें धान का। कुछ याद ना हो आपको ध्यान का याद करना है, क्योंकि 2-4 साल पहले यूपी पीसीएस ने बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सीधा पूछ लिया था कि धान का एमएसपी इस साल गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है। ठीक है, उस टाइम शायद 1800 समथिंग था, 2000 मेरे ख्याल से 18 का ये क्वेश्चन है। तो अभी धान सामान 2040 रुपये पहुंच चुका है और धान ग्रेड ए का हो गया है 2060 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका डेटा था, इसमें डेटा बहुत दे रखा है और इकोनॉमिक्स में डेटा ही डेटा है, प्रोडक्शन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं जाता है। यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है, उसी में ही सबको उलझा के रखा जाता है। 2021-22 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों पर ट्राई की रिपोर्ट, इन्होंने अपनी एक ट्राई की रिपोर्ट दी है। उसमें क्या कहा है, ट्राई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो गिरावट दर्ज हो रही है। ट्राई के इन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 116.69 करोड़ थी, जो एक वर्ष पूर्व 2020-21 में अंत में 120.12 करोड़ थी। इस तरह से क्या देखा जाए तो 3.43 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। ट्राई के इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में कुल 116.96 करोड़ कनेक्शनों में से 114.21 करोड़ कनेक्शन वायरलेस व 2.48 करोड़ वायर लाइन टेलीफोन थे। मतलब अभी भारत में 2.48 करोड़ लोग वायर लाइन टेलीफोन यूज कर रहे हैं, काफी अच्छी चीज है। मतलब जैसे जिसने भी घर में इंटरनेट लगवाया होगा तो वो कहते हैं कि भाई आप फोन लगवाना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोग मना ही कर देते हैं ना। तो छोड़िए, इसमें इतना ही था। और इसमें और ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ है नहीं, इतना इसको कहीं यूज़ तो होगा नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था उतना बता दिया गया कि गिरावट दर्ज की गई है। और यहाँ पर एक और टॉपिक है, अंक टाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 दे दी है। विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े अंकटाड यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2021 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 शीर्षक वाली 32वीं वार्षिक रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते 2020 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के वैश्विक अंतर प्रवाह में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 2021 में इसमें 64% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में यह कुल मिलाकर 1583 अरब डॉलर 1.58 ट्रिलियन डॉलर था। पूर्व वर्ष 2020 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वैश्विक अंतर प्रवाह 963 अरब डॉलर था। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 1583 मतलब 1583 अरब डॉलर के एफडीआई के कुल अंतर प्रवाह में 746 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह विकसित देशों में तथा 837 अरब डॉलर का विकासशील देशों में हुआ, जो पूर्व वर्ष 2020 में क्रमशः 319 व 644 अरब डॉलर था। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में एफडीआई का अंतर प्रवाह लगभग 45 अरब डॉलर रहा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे लिए, कितना 45 अरब डॉलर, जो वर्ष 2020 में प्राप्त किए गए 46 अरब डॉलर के कंपैरिजन में 30% कम है। एफडीआई के अंदर प्रवाह के मामले में भारत का स्थान 2021 में 7वां रहा, जो एक वर्ष पूर्व 2020 में 8वां था। वर्ष 2022 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सर्वाधिक 367 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह अमेरिका में रहा, जबकि चीन व हांगकांग में का इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान है। 2021 में चीन व हांगकांग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह लगभग 181 व 141 अरब डॉलर था। इस मामले में अन्य देशों में क्रमशः सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील व भारत का स्थान है।
सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले पहले 10 देशों के नाम तालिका में इस प्रकार दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ? अमेरिका को मिलता है, इसके बाद चीन है, फिर हांगकांग, वो भी चीन ही कह लो, फिर सिंगापुर है, कनाडा है, ब्राज़ील है और 7वें नंबर पर भारत है, जो कि पिछली बार 8वें नंबर पर था। ठीक है? और इसमें फिर ये भी बात की गई है सीज एफडीआई वाह प्रवाह वाले देश। एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से जाता है? तो उसमें भी अमेरिका ही नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पे है चीन और नंबर 5 पे यूनाइटेड किंगडम। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा बहुत डेटा दे रखा है इन्होंने, जितना हमने ऊपर दिखा दिया है उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा दे रखा है। इसमें अब थोड़ी एक टेबल और है दे रखा है, इसको भी देख लें। 2021-22 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में तथ्य एक दृष्टि में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 28 जुलाई 2022 विज्ञप्ति के आधार पर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के पहले 5 स्रोत सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर, फिर अमेरिका, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। सिंगापुर से 27.01%, अमेरिका से 17.94, मॉरिशस से 15.98, नीदरलैंड से 7.86 और स्विट्जरलैंड से 7.31। भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले 5 प्रमुख क्षेत्र कौन हैं? सबसे ज़्यादा हमको एफडीआई मिलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के फील्ड में, लगभग एक चौथाई 24.64%। फिर सेवा क्षेत्र में 12.13, ऑटोमोबाइल उद्योग में 11.89, व्यापार के क्षेत्र में 7.72 और निर्माण आधारित संरचना गतिविधियों में 5.52% मिलता है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले पहले पांच राज्य सबसे ज़्यादा कर्नाटक को मिलता है, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा। कर्नाटक को लगभग 37.55%, मतलब 38 कह लो 38% मिलता है, महाराष्ट्र को 26, दिल्ली को 14% लगभग, तमिलनाडु को 5, हरियाणा को लगभग 5%, इतना एफडीआई मिलता है। नेक्स्ट है व्यवसाय व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020। 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की। यह व्यवसाय सुधार कार्य योजना अभ्यास का 5वां संस्करण है। व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धित अर्जित करने वाले राज्य, मतलब टॉप अचीवर श्रेणी में रखा गया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लक्ष्य हासिल करने वाली श्रेणी, मतलब अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आकांक्षी एस्पिरेशनल कैटेगरी में रखा गया। अंडमान एवं निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा को उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम की श्रेणी में रखा गया। अपर्याप्त उपयोगकर्ता डेटा के कारण सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और लद्दाख को किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। BRAP 2020 में 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों जैसे सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण, भूमि प्रशासन एवं भूमि संपत्ति के हस्तांतरण, उपयोगिता परमिट और अन्य को कवर करते हुए 301 सुधार बिंदुओं को शामिल किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों का प्रदर्शन सूचकांक। विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन एवं विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति पर आधारित NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स बार NFSA, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में 5 जुलाई 2022 को जारी की गई।
यह सूचकांक राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए सुधारों का मूल्यांकन करता है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए यह सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है, जो इस प्रकार है। NFSA कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान। NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ एक्ट। दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा है पोषण संबंधित पहल, मतलब न्यूट्रिशन इनिशिएशन। तुलना के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों तथा हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए अलग अलग रैंकिंग इस सूचकांक के आधार पर प्रदान की गई। हिमालयी एवं पर्वतीय वर्ग के राज्यों की कठिन परिस्थिति को देखते हुए इनके प्रदर्शन की रैंकिंग अलग से निर्धारित की गई। सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा का है, जिसका इंडेक्स स्कोर 0.836 आकलित किया गया। 0.797 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश का दूसरा तथा 0.794 स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान इस रैंकिंग में है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश छठा, बिहार सातवां, झारखंड 10वां, राजस्थान 15वां स्थान इनको मिला है। तो सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, पूरे याद नहीं करने हैं। विशेष श्रेणियों की बात की जाए, विशेष श्रेणियों में क्या आते हैं? पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीप क्षेत्रों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग देखी जाए तो नंबर 1 पे है त्रिपुरा, नंबर 2 पे हिमाचल, नंबर 3 पे सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर उत्तराखंड। बाकी को इग्नोर कर दीजिए, इतने ज़्यादा याद नहीं करने हैं हमको। ठीक है, फिर है हिमालयी व पूर्वोत्तर के अन्य पर्वतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 0.788 स्कोर के साथ त्रिपुरा का पहला, 0.758 स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश का दूसरा तथा 0.710 स्कोर के साथ सिक्किम का तीसरा स्थान है। 2021-22 में बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम जो आपका अनुमान है उनके बारे में दे रखा है। तो अब इसमें बहुत सारा फिर से वही डेटा भर रखा है कि किसमें कितना प्रोडक्शन हुआ। फसल वर्ष 2020-21 में देश में बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कुल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। यह रिकॉर्ड भी 2021-22 में टूटने का कृषि मंत्रालय का ताजा अनुमान है। 2021-22 में बागवानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 28 मार्च 2022 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 333.25 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पूर्व वर्ष 2020-21 में प्राप्त किए गए 334.60 मिलियन टन उत्पादन से कुछ कम था। दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में बागवानी उत्पादन 341.63 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2020-21 में प्राप्त किए गए उत्पादनों में से 2.10% अधिक है। ठीक है, फिर 2021-22 में देश में बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 14 जुलाई 2022 को जारी किए गए हैं। तो भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन तो 2020-21 में लगभग इतना मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था और उत्पादन 334.60 हुआ था। 2021-22 में जो हेक्टेयर क्षेत्र था वो भी थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा क्या? हाँ, बढ़ा ही होना चाहिए, माइनस क्यों दे रखे इसने। कुल उत्पादन मिलियन टन में बढ़ा है 343.63 इतना दे रखा है। और दूसरे अग्रिम अनुमान बागवानी उपजों के अधीन बुआई क्षेत्र में 0.01% की मामूली वृद्धि 2021-22 में दर्ज की गई। 2020-21 में यह क्षेत्र 27.46 था, 2021-22 में 27.74 हो गया है। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों व फूलों का उत्पादन शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद पूरा एक एक उसका वो डेटा दे रखा है कि कृषि मंत्रालय के इस आकलन के अनुसार भी 2020-21 की तुलना में 2021-22 में फलों के उत्पादन में जहां वृद्धि हुई है, वहां सब्जियां, जड़ी-बूटियां, मसालों व फूलों का उत्पादन घटा है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2021-22 के दौरान देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 341.63 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पूर्व वर्ष 2020-21 के 334.60 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2.10% अधिक है। तो जितना भी पढ़ा बस इतना ही इम्पोर्टेंट था।
बाकी इसमें देखिए फलों का दे रखा है लगभग 107.10 मिलियन टन इसका है। सब्जियों का 204.61 है। प्याज की बात की जाए तो 31.70 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। आलू की बात की जाए तो 56.2 मिलियन टन से घटकर 53.6 मिलियन टन रह गया है। ठीक है, लगभग कमी हुई है। टमाटर के उत्पादन की बात की जाए तो 20.34 मिलियन टन हुआ है। फूलों का 2.93 मिलियन टन हुआ है। सुगंधित एवं औषधि जड़ी बूटियों का 2021-22 में यह उत्पादन 0.56 मिलियन टन अनुमानित है। 2021-22 के दौरान बागानी फसलों को उत्पादन लगभग 15.38 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले बार की कंपैरिजन से कम हो रहा है। ठीक है, पिछले साल से कम है। और वर्ष 2021-22 के दौरान मसालों की फसलों का उत्पादन 10.91 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष 2021-22 में उत्पादन किए गए 11.12 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में कम है। तो इसमें भी कमी आई है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिलायंस ने खुदरा, डिजिटल सेवाओं और तेल तथा गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने साल दर साल 33,968 करोड़ रुपए मतलब 28% की उच्चतम तिमाही ब्याज कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहल कमाई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टिसेशन की भी रिपोर्ट की है। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की वृद्धि में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन खुदरा बिक्री में वृद्धि और नई ऊर्जा निवेश की गति बढ़ने के कारण भी रिलायंस की आय में वृद्धि हुई है। बाजार मूल्य के अनुसार देश की सबसे बड़ी कंपनी का समेकित राजस्व वित्त वर्ष 2020 से 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर ये नहीं होगा, 2022 को होगा। 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 35% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में रिलायंस ने 7.92 लाख करोड़ रुपए USD 102 बिलियन के राजस्व पर 60,705 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। नेक्स्ट है चैनलिसिस के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 21वें स्थान पर है। ठीक है, एक ये क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस, इसका नाम है चैनालिसिस, द्वारा मई 2022 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के निवेशकों ने 2021 में 162.7 बिलियन US डॉलर का कुल क्रिप्टो लाभ प्राप्त किया, जबकि 2020 में यह 32.5 बिलियन डॉलर था। यह चैनलिसिस द्वारा लगातार दूसरा डेटा है। क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों में इथेरियम सबसे उल्लेखनीय लाभार्थी है। उसमें और भी बातें की गई है कि भारत लगभग 1.85 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ इंडेक्स में 21वें स्थान पर है, जबकि क्रिप्टो लाभ के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन US डॉलर के अनुमानित लाभ के साथ शीर्ष पर है। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम अनुमानित क्रिप्टो लाभ के साथ दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे और चीन 5वें स्थान पर है। देश का 100वां यूनिकॉर्न। भारत में 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप का आंकड़ा अप्रैल के अंत में 100 तक पहुंच गया है। मोबाइल विज्ञापन कंपनी InMobi 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप थी। भारत को अपना 100वां यूनिकॉर्न तब मिला जब नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ओपन ने अपने मूल्य को 1 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाने के लिए नई पूंजी जुटाई। नियो बैंक ने
IIFL सिंगापुर की राज्य होल्डिंग कंपनी टेमासेक, क्या नाम है इसका, टेमासेक, अमेरिकी निवेश फर्म टाइगर ग्लोबल और एक अन्य भारतीय फर्म 314 कैपिटल से सीरीज डी फंडिंग राउंड में 50 मिलियन एकत्रित किए हैं। इससे इसके वैल्यूएशन को 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने में मदद मिली है। नियो बैंक 5 वर्ष पुरानी कंपनी है जो बेंगलुरु में स्थित है। गूगल, टेमासेक, वीजा और जापान के सॉफ्ट बैंक के नियो बैंक स्टार्टअप में 100 मिलियन का निवेश करने के ठीक 6 महीने बाद फंडिंग आई है। यह फंडिंग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्साह का प्रतीक है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है। सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ यह उपलब्धि अर्जित करी है। भारत में 5 मई 2022 तक 100 यूनिकॉर्न है, जिनका कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डॉलर है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न, मामा अर्थ, फ्रैक्टल, पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख लो यहाँ पर किस सेक्टर से रिलेटेड है, वो भी इनका नाम दे रखा है, ये पूरी लिस्ट दे रखी है यूनिकॉर्न्स की। ठीक है, नेक्स्ट है सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। एप्पल ने दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी का जो दर्जा है वो खो दिया है। सऊदी अरब कंपनी अरामको ने मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में मंदी के कारण जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे गिरे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी से सऊदी कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। इस तेजी के कारण अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है, वहीं एप्पल का घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। अरामको का लाभ 124% बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। सऊदी अरब की सरकारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी अरामको को कुल मार्केट वैल्यू 2.42 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं एप्पल की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर थी। लेकिन शेयरों में गिरावट की वजह से एप्पल के मार्केट कैप में 20% की कमी आई है, वहीं अरामको का मार्केट कैप 28% तक बढ़ गया है। इस दौरान एप्पल को 200 मिलियन डॉलर का नुकसान सहना पड़ा। साल 2021 में अरामको को 124% लाभ के साथ 110 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची। तो हम सीधा सीधा सूची देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है? मैसी है। नंबर 2 पे है लेब्रॉन जेम्स, ठीक है। नंबर 3 पे है रोनाल्डो। नंबर 4 पे है नेबर। नंबर 5 पे स्टीफन करी। नंबर 6 पे है केविन डोरेंट। नंबर 7 पे है रोजर फेडरर। नंबर 8 पे है कैनेलो अल्वारेज। नंबर 9 पे है टॉम ब्रैडी और नंबर 10 पे है एस्टाकोम्पो, जियानिस एस्टाकोम्पो। तो ये फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची थी। इसके बाद क्या दे रखा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला बैंक हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 29 अप्रैल 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर AA इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। यह फ्रेमवर्क ढांचा विनियमित संस्थानों के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स FIPs और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर FIUs के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है, ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके और भौतिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स FIUs ग्राहक द्वारा उनके अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पर दी गई एक साधारण सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना प्रदाता से डेटा का अनुरोध कर सकता है।
नेक्स्ट है तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल कंपनी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित विटली इलेक्ट्रिक इंक। विटली ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा 2022 में की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा। उत्पादन सुविधा का दूसरा चरण 2,40,000 2,40,000 ईवी प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ के क्षेत्र में 2024 में शुरू हो जाएगा। इस प्रस्तावित संयंत्र में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1,144 करोड़ रुपए के निजी निवेश का अनुमान है और तेलंगाना में 3,000 से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है। विटली वर्तमान में अपने तिपहिया वाहनों के निर्माण के लिए हैदराबाद स्थित गयाम मोटर वर्क्स के साथ एक विशेष विनिर्माण साझेदारी के माध्यम से संचालित होती है। नेक्स्ट है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। पहले तो यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है, आईएमएफ देता है। ठीक है। 19 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2022 प्रकाशित करी है। रिपोर्ट में वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 6.1% आकलित की गई है, जिसके वर्ष 2022 तथा 2023 में 3.6% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.9% आकलित की गई है, जिसे वर्ष 2022 में 8.2 और 2023 में 6.9% रहने का अनुमान है। ब्रिक्स देशों में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक विकास दर भारत क्रमशः 8.2% एवं 6.9% अनुमानित की गई है। इसके बाद चीन, फिर रूस, फिर ब्राजील, फिर दक्षिण अफ्रीका। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2021 में 5.2% आकलित की गई है, जिसे वर्ष 2022 के लिए बोला गया 3.7 और 2023 के लिए बोला गया है 2.4। यूरो क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2021 में 5.3% आकलित की गई है, जिसे 2022 में 2.8% और 2023 के लिए 2.3% बोला गया है। उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की विकास दर वर्ष 2021 में 6.8% आकलित की गई है, जिसके वर्ष 2022 में 3.8% तथा वर्ष 2022 में 4.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक थे मैंने इसमें कवर कर दिया है। यूपी स्पेशल मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ फॉलो द चैनल। आप सपोर्ट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगता है काम करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।